नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार अजित पवार ने अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर ली। एनसीपी में बड़ी बगावत करने के बाद वो फाइनली महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। बीजेपी से हाथ भी मिला लिया। ऐसे में जो गोदी एंकर्स हैं उन्हें तो लहालोट होकर खूब डांस करना चाहिए था, लेकिन इस बार गोदी एंकर राहुल गांधी चीखने लगे और इन सब के भीतर एक डर देखने को मिला है। कुछ लोगों ने अपना डर जाहिर कर दिया और कुछ लोग राहुल गांधी के नाम पर अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश करते दिखाई पड़े। दरअसल अजित पवार बीजेपी से कभी भी हाथ मिला सकते थे, इस प्रकरण को लोग समझ रहे थे, क्योंकि बीते कुछ महीनों से ही अजित पवार के इरादे क्लियर होते जा रहे थे कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति अपना झुकाव रखते हैं। शरद पवार उन्हें बार बार रोकने की कोशिश करते भी थे, लेकिन फाइनली ऐसा कुछ हुआ कि इतनी बड़ी बगावत के साथ वो बीजेपी से हाथ मिला बैठे। अब यहाँ एकनाथ शिंदे को भी टेंशन हो सकती है, लेकिन बात गोदी एंकरों की करें और इन सब के मुंह से एक साथ इस घटना के बाद राहुल गांधी का नाम क्यों निकलने लगा, वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम सुशांत सिन्हा का वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। आप जानते हैं बहुत बड़े गोदी पत्रकार हैं, मोदी जी के खिलाफ अगर आप कुछ बोल दें तो सुशांत सिन्हा बर्दाश्त नहीं करते। इन्होंने लिखा है कि शरद पवार से सुबह पूछा गया कि अजित पवार ने विधायकों की बैठक बुलाई है तो उन्हें इसके बारे में पता तक नहीं था। क्या ऐसा संभव है कि जिस पार्टी में शरद पवार की इजाजत के बिना पत्ता भी ना हिलता हो, वहां 40 विधायक बगावत करने जा रहे हों और शरद पवार को पता तक ना हो? इन्हें डर लग रहा है। देखिए, जब पूरे ट्वीट को मैं पढ़ूंगा तो सारी बातें क्लियर होंगी। इसमें लिखा हुआ है, ऊपर से 2019 की बगावत और आज की बगावत में शरद पवार का रिएक्शन भी अलग है। वो तुरंत पब्लिक के बीच जाने की बात कर रहे हैं, जबकि इस वक्त तो उन्हें बेटी के लिए पार्टी को बचाना था, लेकिन सरेंडर मोड में दिख रहे हैं। क्या इसलिए ताकि पब्लिक के बीच जाकर सेंटिमेंट वोट ले सकें? अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जोड़े हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, एनसीपी के स्तंभ माने जाते थे। इसमें आप देख लीजिए, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे घोर समर्थक यूं ही उठे रातों रात और अजित पवार के साथ चले गए। सवालिया निशान यहां पर खड़ा हुआ है सुशांत सिन्हा के मन में। उसके बाद उन्होंने लिखा, ये सारी बातें यकीन से परे लगती हैं और इसलिए बीजेपी भले आज इसमें फायदा देख रही हो, लेकिन उन्हें और उनकी छवि दोनों को नुकसान ही हुआ है। आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा कि शरद पवार के साथ गेम हुआ या उन्होंने फिर गेम कर दिया। क्योंकि 2019 वाले मामले को लेकर शरद पवार देवेंद्र फडणवीस के बीच जो वार पलटवार हुआ था, उसमें शरद पवार ने कहा था कि मैं जानबूझ करके ऐसे खेल खेल रहा था ताकि बीजेपी को एक्सपोज कर सकूं। लेकिन इस बार कौन सा खेल शरद पवार कर रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा होना है या नुकसान होना है, इस बात को लेकर सुशांत सिन्हा सशंकित नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां से कुछ और एंकर्स को मैं जोड़ता हूं, वो सब राहुल गांधी चीखने लगे हैं। वो बातें भी आपको समझनी जरूरी है। ये ट्वीट देखिए, अमीश देवगन, इन्हें लोग गुल्लू के नाम से सोशल मीडिया में जानते हैं। ये बहुत बड़े गोदी पत्रकार हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि महाराष्ट्र में आज जो कुछ हुआ उससे पता चलता है कि एनालिसिस, अब उन्होंने विश्लेषण किया है कि मोदी के खिलाफ कथित महागठबंधन की पहली क्रैश लैंडिंग हो गई। अब देखिए, यहां से राहुल गांधी की एंट्री वो करने वाले हैं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के साथ शरद पवार के मंच साझा करने से एनसीपी के कई बड़े नेता नाराज हैं। पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं ने ये बात कही है, यानी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल है। आगे मुद्दे पे, अब इन लोगों को राहुल गांधी ही इसके पीछे भी वजह नजर आने लगे, जबकि सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जिस हिसाब से देश के हर कोने में राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है, जनता उन्हें अपना समर्थन दे रही है, तो उससे साफ लगता है कि उनके नेतृत्व को लेकर तो कोई सवाल है ही नहीं। और तेलंगाना में जब आज राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे थे और जो उनका स्वागत हुआ, जितना जन सैलाब भी उमड़ा, उसे देखने के बाद कौन कह सकता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर इन लोगों को शंका भी है।
विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी, क्षेत्रीय दलों को जोड़ने की जिम्मेदारी तो है, लेकिन क्षेत्रीय दल आपस में ही टूट टूट कर इतने टुकड़े हो जाएंगे तो उससे कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये बात समझना पड़ेगा गुल्लू जी को। तीसरे पॉइंट को देखिए, महाराष्ट्र में जो टक्कर दिख रही थी, अब बीजेपी की जीत की संभावनाएं 80% से ज्यादा हो गई है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि बीजेपी की जीत की संभावनाएं ज्यादा हो गई। क्या पार्टी के जुड़ जाने भर से ही सारी चीजें बदल जाती हैं? क्या जनता महाराष्ट्र में देख नहीं पा रही है कि कैसे जनादेश का वहां मजाक बना है? तो ये सारी चीजें फैक्टर्स काम करेंगी। शरद पवार अजित पवार की लड़ाई है और इस बार शरद पवार क्या बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? इस बात में भी दम दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से गोदी एंकर सुशांत सिन्हा भी डरे घबराए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को कहीं इसमें बड़ा झटका न फिर से लग जाए, क्योंकि शरद पवार गच्चा देने में माहिर व्यक्ति हैं, वो सियासत के धुरंधर कहे जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने क्या सोचा है, पत्ते खुले नहीं है, जल्द खोल भी सकते हैं। तो फिर अमीश देवगन साहब गदगद इस बात को लेकर हो गए कि उन्हें लगता है कि अभी भी देश मोदी जी पर ही भरोसा कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, लाख विरोध और कैंपेन के बावजूद मोदी पर भरोसा और उनकी लोकप्रियता अभी भी सब पर भारी है। ये अपना अमीश देवगन अपने हिसाब से आकलन विश्लेषण कर चुके हैं। लेकिन अब सभाओं में पीएम पीएम के नारे राहुल गांधी के लिए लगने लगे हैं। अब देखिए, अमीश देवगन ने जो ट्वीट किया, अपना एनालिसिस थोपा सोशल मीडिया पर, तो उस पर एक करारा जवाब भी मिला है। जिगर दोषी नाम के कांग्रेसी नेता ने उन्हें लिखा भी है कि हर बात को घुमा फिराकर राहुल जी के नेतृत्व पर ले जा रहे हो। विश्व गुरु और गोदी मीडिया डरे हुए हैं। 80% महाराष्ट्र नहीं, 80% भारत में विश्व गुरु अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। असीम पैसा सीबीआई गोदी मीडिया से कुछ फायदा नहीं होगा। 2024 के चुनाव में विश्व गुरु और जनता आमने सामने होंगे। नेक्स्ट पीएम श्री राहुल गांधी जी, इन्होंने लिख दिया है। अब देखिए, हमने सिर्फ अमीश देवगन की बात की, तो अमन चोपड़ा को क्यों छोड़े? अमन चोपड़ा के भी ट्वीट को देखिए। इन्हें भी जो है राहुल गांधी ही याद आने लगे हैं महाराष्ट्र के सियासी प्रकरण पर। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि राहुल गांधी के साथ पटना में मंच साझा करने को लेकर भी एनसीपी में नाराजगी थी। बाकी दलों के कई नेता भी राहुल के साथ मंच साझा करने या उनके नेतृत्व को लेकर असहज हैं। एनसीपी वाले प्रकरण ने दूसरे दलों को और सचेत कर दिया है। अब देखिए, अमन चोपड़ा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से ही एनसीपी में बगावत हो गई है। अमीश देवगन को भी लगता है कि राहुल गांधी की वजह से बगावत हो गई। यानी क्षेत्रीय दल आपस में टूट फूट करके बगावत करेंगे, 2-3 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। इसमें राहुल गांधी की कौन सी भूमिका हो जाएगी? राहुल गांधी जिस हिसाब से केंद्रीय नेतृत्व के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और उनकी सभाओं में पीएम पीएम के नारे लगने लगे हैं, उससे तो तय मानिए कि ये सब छोटी छोटी हवाएं उनका कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। अब जो अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, सुशांत सिन्हा जैसे पत्रकार भक्ति में लीन दिखाई पड़ते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि हर एक पहलू को सीधे आप राहुल गांधी से जोड़कर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के कद को और भी बड़ा कर रहे हैं आप। उनकी आलोचना में भी राहुल गांधी की सफलता आपको दिखाई पड़ जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से राहुल गांधी रणनीति बना रहे हैं वो बीजेपी को टेंशन दे रही है। अगर विपक्षी एकता की बात हो रही थी, विपक्ष एकजुट दिख रहा था, तो इससे टेंशन तो बीजेपी को हो रही थी। और ऐसे में बीजेपी तो पूरी कोशिश करेगी ही कि कैसे हम सेंध लगाएं, और सेंध लगाने के लिए उन्होंने फिर से ईडी का सहारा लिया। जांच एजेंसियों के सहारे उन लोगों को अजित पवार के साथ एनडीए में ले आए जो लोग कहीं ना कहीं बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी का सामना कर रहे थे। उनमें से 9 लोगों को तो मंत्री बना दिया गया। ज्यादातर जो है भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं। अब ऐसे में जरा ये बताएं कि ये ईडी के प्रेशर से टूट कर आए या राहुल गांधी की वजह से टूट कर आए? अब गोदी एंकर्स को तय करना पड़ेगा, लेकिन डर तो इन लोगों को लग गया है। शरद पवार कब कौन सा खेल करेंगे, पत्ता खुलना बाकी है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन सब के पीछे भी अगर राहुल गांधी जिन गोदी एंकर्स को नजर आने लगे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उन लोगों को एजेंडा मिल गया है कि कैसे बीजेपी के इस करतूत को छुपाएं राहुल गांधी के आड़ में। क्योंकि बीजेपी उन्हीं लोगों को अपने साथ ले गई है जिनके खिलाफ जांच एजेंसी छोड़ रखी थी। अब जांच एजेंसियों के दबाव में आकर ये लोग
आ गए बीजेपी के साथ, जैसा कि शिंदे के साथ हुआ, जैसा कि बाकी जगह बीजेपी करती है कि जांच एजेंसियों के दबाव में विपक्ष को तोड़ मरोड़ कर अपने साथ मिला लेती है, नहीं तो फिर तो केस तो चलता ही रहता है। यही कुछ हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सियासत में भले ही अजित पवार अपनी इच्छा पूरी करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, डिप्टी सीएम बन गए, हो सकता है कि सीएम भी बन जाए, क्योंकि फडणवीस ने डिप्टी सीएम बनना स्वीकार कर लिया है, तो एकनाथ शिंदे को हटा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर 40-40 विधायकों का समर्थन एनसीपी से भी अगर बीजेपी को मिल ही जाए तो फिर शिंदे की जरूरत ही क्या है। तो शिंदे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिए जाएंगे, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। लेकिन गोदी अंकर भाई साहब, आप ये चीखना बंद कर दीजिए राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, क्योंकि हर मामले में अगर राहुल गांधी को ही फिट करेंगे तो फिर टीवी चैनलों पर भी आप राहुल गांधी को ही दिखाएंगे और 2024 में राहुल गांधी हो सकता है कि आपके गुरु को झटका देते दिखाई पड़ जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।